नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था कई देशों के साथ साथ विकसित देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के बीच वार्ता के बाद 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। संस्कृति मंत्रालय लाल किले से संसद तक आज सवेरे तिरंगा बाइक रैली का आयोजन कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले की जांच के अंतर्गत दिल्ली में कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे संबद्ध कई स्थानों पर तलाशी ली। चीन की चेतावनी के बावजूद अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर ताइवान के जीवंत लोकतंत्र को अमेरिका के समर्थन का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अत्यधिक वर्षा की आशंका व्यक्त की। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिलाओं ने लॉन बॉल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। टेबल टेनिस में पुरुषों ने एक और स्वर्ण जीता, जबकि बैडमिंटन टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारोत्तोलन में विकास ठाकुर को भी रजत पदक मिला। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के विजेताओं को बधाई दी। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में कल का प्रश्न था, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जो अंग्रेजों को हराने में विदेशी सहायता जुटाने के लिए काबुल की यात्रा पर गए थे और इस दौरान खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है राव तुलाराम। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं तेलंगाना में पेदापल्ली जिले में गोदावरी खानी के पुपुला अरविंद राव। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ऑल इंडिया रेडियो के जो आजादी का अमृत महोत्सव क्विज में मुझे चुना गया है। मैं पिछले कई सालों से ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रोग्राम्स होते हैं। ये क्विज के माध्यम से भी बहुत सी चीजें हमें जानने को मिला। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 8 अगस्त को पूछा जाएगा। अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में आकाशवाणी के साथ शामिल हों। और अब समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई देशों के साथ साथ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर स्थिति में है। देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्यसभा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि देश के वृहद आर्थिक मूल तत्व मजबूत हैं। Indian economy, compared to the situation prevailing in many of our peer groups and compared to the situation in many of the developed economies, is definitely much better, but does not mean that we are running away from saying, because, like some of the members have said, imported inflation, and because of the imported supply chain related problems and global commodity prices, we are impacted. These are realities and we are here to answer and discuss on them. वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई की दर अभी 7% है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर इसे नियंत्रित करने और इसे 6% से नीचे रखने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहकों द्वारा बैंकों से नकद निकासी या चेकबुक पर कोई जीएसटी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब चेकबुक को प्रिंटर से खरीदा जाता है तो उस पर जीएसटी लगाया जाता है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वर्ष 2017 और 2022 के बीच एक निश्चित समयावधि के लिए 9 टीवी चैनलों का प्रसारण रोक दिया गया था। ये कार्रवाई कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के लिए की गई थी। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमों के अंतर्गत मंत्रालय ने 94 यूट्यूब समाचार चैनलों और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जनवरी में प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद से कहा कि वह पुनर्गठित व्यवस्था और प्रक्रिया के अंतर्गत समाचार रेटिंग फिर से शुरू करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आधारभूत ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत मालदीव विकास सहयोग के अंतर्गत मालदीव के 34 द्वीपों में सुधार, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अड्डू में सड़कों की मरम्मत, तटीय इलाकों में मिट्टी के भराव सहित जुम्मा मस्जिद की मरम्मत परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। ये मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। हमने ग्रेटर माले में 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट उसके निर्माण के प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया। मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इसके अतिरिक्त 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। हमने $100 मिलियन की अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय भी किया है ताकि सभी प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से पूरे हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी का मुद्दा गंभीर है। इसलिए पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच निकट संपर्क और समन्वय महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मालदीव सहभागिता न सिर्फ दोनों देशों के नागरिकों के हित में काम कर रही है, बल्कि किसी भी जरूरत के समय या मालदीव में संकट की स्थिति में उसकी मदद के लिए आगे आने वाला सबसे पहला देश भारत रहा है और आगे भी रहेगा। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध कूटनीति की सीमा से भी आगे हैं और इनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि होती है। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मनु महावर ने नई दिल्ली में बताया कि कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और समीक्षा भी की गई। उन्होंने कहा कि कोविड के बावजूद दोनों देशों का आपसी व्यापार 31% बढ़ा है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच विदेश मंत्रालय स्तर की 11वें दौर की परामर्श बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम संजय वर्मा और स्विट्जरलैंड के विदेश विभाग की सचिव लिविया लियू ने की। दोनों पक्षों ने बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की। दोनों पक्षों ने लंबे समय से जारी गतिशील साझेदारी का उल्लेख करते हुए इसे भविष्योन्मुखी बनाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार $30 अरब से अधिक होने की सराहना की और व्यापार में विविधता लाने के महत्व पर भी सहमति व्यक्त की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज सुबह दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले से संसद सदस्यों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्वीट में कहा है कि बाइक रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान शुरू किए जाने के अवसर पर निकाली जा रही है। बाइक रैली लाल किले से विजय चौक तक निकाली जाएगी। आकाशवाणी से बातचीत में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने बताया कि तिरंगा बाइक रैली में सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद शिरकत करेंगे। इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा इस वर्ष लगना चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम लाल किले से विजय चौक तक सभी केंद्रीय मंत्री और सभी सांसद बाइक रैली निकालेंगे। बाइक रैली में सबके हाथों में हम झंडे रखेंगे और देश को एक संदेश देंगे कि आप भी अपने गांव में, अपने शहर में ऐसी ही बाइक रैली निकाल के जन जन तक प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाइए। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा।
गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन मामले की जारी जांच के सिलसिले में नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के मुख्यालय सहित दिल्ली में कई स्थानों पर तलाशी ली है। नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी से जांच एजेंसी की पूछताछ के कुछ दिनों बाद ये घटनाक्रम हुआ है। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने के लिए तलाशी ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में एक निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर निचली अदालत ने आयकर विभाग की जांच पर संज्ञान लिया था और लगभग 9 महीने बाद पीएमएलए के अंतर्गत नेशनल हेराल्ड मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की परिसंपत्तियों को धोखाधड़ी से हासिल करके यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया था। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में सोनिया गांधी और राजीव गांधी के 38% शेयर हैं। भारत मंकी पॉक्स संक्रमण मामलों के प्रसार पर कड़ी नजर रखे हुए है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल राज्यसभा में विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय वैज्ञानिक शीघ्र ही मंकी पॉक्स संक्रमण को रोकने के लिए टीका विकसित कर लेंगे। दुनिया में जब केस दिखाई देने लगा तब इंडिया ने उसकी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। गाइडलाइन के तहत उसको कैसे सर्वेलेंस करना है, आपको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे करना है, और कोई सिम्टम वाले केस है और उसका सैंपल लिया गया तो सैंपल को हमें किस तरह से रख के उसको आगे भेजना है। और पुनः हमारी वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उसको नोडल इंस्टीट्यूट के रूप में डिक्लेयर कर दिया। और उसके अलावा देश के विविध पार्ट में 15 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां भी उसका टेस्टिंग हो सके। इस सारी व्यवस्था हमने कर ली। इस बीच केरल में कल मंकी पॉक्स रोग का 5वां मामला सामने आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विज्ञापन जो सही या वास्तविक न हो वह भ्रामक विज्ञापन है और उन कंपनियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा गलती करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था कई देशों के साथ साथ विकसित देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के बीच वार्ता के बाद 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। संस्कृति मंत्रालय ने आज सुबह लालकिले से संसद तक आज सवेरे तिरंगा बाइक रैली का आयोजन कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले की जांच के अंतर्गत दिल्ली में कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे संबद्ध कई स्थानों पर तलाशी ली। चीन की चेतावनी के बावजूद अमरीकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर ताइवान के जीवंत लोकतंत्र को अमरीका के समर्थन का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अत्यधिक वर्षा की आशंका व्यक्त की। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिलाओं ने लॉन बॉल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। टेबल टेनिस में पुरुषों ने एक और स्वर्ण जीता, जबकि बैडमिंटन टीम को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। भारोत्तोलन में विकास ठाकुर को भी रजत पदक मिला। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के विजेताओं को बधाई दी। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। 7 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है वरिष्ठजन के लिए बैंकिंग सुविधाएं। आप अपने सवाल हमें 4 अगस्त तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप अपने सवाल हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं, एक कदम और AIRnews@gmail.com।
अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी चीन की चेतावनी के बावजूद ताइवान पहुंच गई हैं। सुश्री पेलोसी पिछले 25 वर्ष में ताइवान जाने वाली चुनी हुई उच्च स्तरीय अमेरिकी अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा से अमेरिका की आधिकारिक नीति का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। सुश्री पेलोसी ने ताइवान के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया। हालांकि चीन ताइवान को अपना भूभाग मानता है। कल ताइवान पहुंचने के बाद पेलोसी ने कहा कि अमेरिका के संसदीय प्रतिनिधि मंडल की ताइवान यात्रा अमेरिका के ताइवान के लोकतंत्र के प्रति समर्थन की अटूट प्रतिबद्धता दर्शाती है। वे आज ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन और सांसदों से मुलाकात कर रही हैं। अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के चीन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने घोषणा की है कि वह लक्षित सैन्य अभियान शुरू करेगा। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने सुश्री पेलोसी की यात्रा का समर्थन किया है। और अब बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के 5वें दिन कल भारत ने 4 पदक अपने नाम किए। महिला लॉन्स बॉल्स में इतिहास रचते हुए नयन बोनी सैकिया, पिंकी लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद टेबल टेनिस में भारत को सुनहरी जीत हासिल हुई जब साथियान ज्ञानशेखरन, शरद कमल, हरमीत देसाई और सनील शेट्टी की टीम ने सिंगापुर को मात देकर एक और स्वर्ण पदक दिलाया। Champions in 2006, champions in 2018, and champions in Birmingham here in 2022. Ashanta beaten today, but he's been a massive part of their victory. भारोत्तोलन में विकास ठाकुर ने 96 किलोग्राम वर्ग में कुल 346 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। कल का दिन समाप्त होते होते भारत को एक और रजत पदक मिला जब बैडमिंटन के फाइनल में भारत को मलेशिया से हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विजेताओं को बधाई दी है। कल से एथलेटिक्स के मुकाबले भी शुरू हुए। पुरुषों की लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद अनीस याहिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने भी फाइनल में जगह बना ली। आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तैराकी में कुशाग्र रावत और अद्वैत पेज ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वहीं महिलाओं की 100 मीटर फर्राटा दौड़ में दूती चंद अपनी हीट में चौथे स्थान पर रही और क्वालिफाई नहीं कर सकी। आज महिला भारोत्तोलन के 87 किलोग्राम में पूर्णिमा पांडे और पुरुषों के 109 किलोग्राम में कुलदीप सिंह और लवप्रीत सिंह अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं लॉन बॉल्स में महिला ट्रिपल्स, डबल्स और पुरुष सिंगल्स और पुरुष टीम के मुकाबले खेले जाएंगे। क्रिकेट में आज भारतीय टीम का मुकाबला बारबाडोस से होगा। हॉकी में आज भारतीय पुरुष और महिला टीमें कनाडा के साथ खेलेंगी। मुक्केबाजी में निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और नीतू अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगी। वहीं पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में आशीष कुमार और हसमुद्दीन मोहम्मद अपना दमखम दिखाएंगे तो स्क्वैश में मिक्स डबल में जोशना चिनप्पा और हरिंदर सिंह की जोड़ी श्रीलंका से मुकाबला करेगी। जूडो में 78 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में तुलिका बान और पुरुषों के 100 किलो के अंतिम 16 में दीपक देसवाल हिस्सा लेंगे। पदक तालिका में भारत 5 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदक लेकर छठे स्थान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 42 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। भारत ने सेंट किट्स में तीसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बनाए। श्रृंखला के अंतिम 2 मैच शनिवार और रविवार को अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में देश के दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु सहित कई दक्षिणी राज्यों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। रायलसीमा और लक्षद्वीप में 4 अगस्त तक और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में दूरदराज के क्षेत्रों में 6 अगस्त तक व्यापक रूप से तेज वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और केरल में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। कर्नाटक के दक्षिण अंदरूनी क्षेत्रों में छिटपुट स्थानों पर 6 अगस्त को अत्यधिक तेज बारिश होने का अनुमान है। केरल में तेज वर्षा के कारण कन्नूर और कासरगौड जिलों में
को छोड़कर 12 जिलों में शिक्षण संस्थाएं आज बंद रहेंगी। मौसम विभाग ने 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और शुक्रवार तक राज्य में बड़े पैमाने पर और कहीं कहीं अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी दी है। राज्य के कई भागों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की खबरें मिली हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है और आकाशवाणी से हर रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए इसी संघर्ष की एक झलक। ही कथा नव्हे शब्दाची गावगुंडाची चोर भामट्याची लुच्च्या पुढाऱ्यांची सत्य कथा नाना पाटलाची 3 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी नाना पाटिल की जयंती होती है, जिन्हें क्रांति सिंह के नाम से जाना जाता है। नाना पाटिल का जन्म 1900 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1919 में पाटिल ने प्रार्थना समाज के साथ सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने 10 वर्ष तक वंचित वर्गों के विकास के लिए प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज के साथ काम किया। वो जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे और जीवन भर गरीबों और किसानों के हक के लिए लड़ते रहे। क्रांतीचा पेटला कुंड उभारून बंड ठोकुनी दंड प्रखर ज्वालामुखी झाला तयार। प्रखर ज्वालामुखी झाला तयार। पाटिल को ब्रिटिश राज से स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई बार कैद किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो 44 महीनों के लिए भूमिगत रहे। नाना पाटिल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के सांगली जिले में गठित क्रांतिकारी प्रति सरकार के संस्थापक थे। पाटिल ने भी महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए आचार्य अत्रेय के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने 6 दिसंबर 1976 को अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। हम स्वाधीनता सेनानी देवदास गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के सबसे छोटे बेटे थे। देवदास गांधी का जन्म 22 मई 1900 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ। उन्हें गांधी जी की निर्णय और मनन करने की क्षमता और व्यावहारिक होने की इच्छा विरासत में मिली। देवदास गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 3 बार जेल गए। महात्मा गांधी ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना के लिए जब मदद लेनी शुरू की तो गांधी जी के आह्वान पर देवदास भी आगे आए। उन्होंने वहाँ कपास कटाई और हिंदी भाषा भी सिखानी शुरू की। उन्होंने पत्रकारिता को प्रमुख गतिविधि बना लिया। 1920-21 में उन्होंने प्रयागराज से प्रकाशित समाचार पत्र इंडिपेंडेंट में काम करना शुरू किया। उन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन के प्रकाशन में अपने पिता की मदद भी की। देवदास गांधी का निधन 3 अगस्त 1957 को मुंबई में हुआ। आकाशवाणी समाचार की ओर से राष्ट्रवादी नेता देवदास गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मुनव्वर खान को भी याद कर रहे हैं। वो हरियाणा के हिसार के निवासी थे। मुनव्वर ने ब्रिटिश भारतीय सेना की 7वीं हरियाणा लाइट इन्फेंट्री में सिपाही के रूप में काम किया। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना से लड़ाई में भाग लिया। उन्होंने सिरसा में लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। मुनव्वर को ब्रिटिश शासन से विद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया। उन्हें दोषी ठहराया गया और 3 अगस्त 1857 को फांसी दे दी गई। वीर शहीद मुनव्वर खान को आकाशवाणी समाचार का शत-शत नमन।
आज हम राजा प्रताप सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो कुल्लू के राजा थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। राजा प्रताप सिंह ने ब्रिटिश ठिकानों पर कब्जा कर लिया और अपने राज्य को ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त घोषित कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और 3 अगस्त 1857 को उन्हें फांसी दे दी। वीर शहीद राजा महेंद्र प्रताप को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी अब यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। दर्शन का परिवर्तित समय आज से लागू हो रहा है। श्रद्धालु अब प्रतिदिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दिन में 2 बजे से संध्या समय 7 बजे तक रामलला की पूजा और दर्शन कर सकते हैं। और फरहत, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को अखबारों ने आज सुर्खियों में दिया है। इसे नवभारत टाइम्स ने गोल्डन मंगल का शीर्षक दिया है तो अमर उजाला लिखता है स्वर्ण मंगल रचा इतिहास। राष्ट्रीय सहारा ने जीत की खुशी में झूमते खिलाड़ियों के चित्र के साथ शीर्षक दिया है डबल गोल्ड का धमाका, गुमनाम से खेल लॉन बॉल्स में ऐतिहासिक स्वर्ण जीतकर रातों रात देश में लोकप्रिय बनाया। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार भारतीय महिलाओं के स्वर्ण जश्न की तस्वीर के साथ लिखा है विकास ठाकुर ने रजत जीता और भारतीय खिलाड़ियों के खेमे में सोने चांदी की बहार आई। राष्ट्रीय सहारा ने मालदीव के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री मोदी के चित्र के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत को रिश्तों की गर्माहट की संज्ञा दी है। जनसत्ता, दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स ने अमरीकी ड्रोन हमले में अलकायदा सरगना जवाहिरी के मारे जाने को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने अमरीका के राष्ट्रपति के न्याय होने के बयान के साथ जवाहिरी के आतंक की विभिन्न साजिशों को विस्तार से पहले पन्ने पर दिया है। ताइवान पर अमरीका और चीन की तनातनी भी अधिकांश अखबारों की बड़ी खबर बनी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है चीन को चुनौती, 24 लड़ाकू विमान लेकर पहुंची पेलोसी। जनसत्ता ने लिखा है चीन की धमकियों को किया नजरअंदाज। अमृत महोत्सव पर संस्कृति मंत्रालय की तैयारियों पर नवभारत टाइम्स लिखता है पीएम मोदी ने डीपी में लगाया तिरंगा। आज सभी राजनीतिक दलों के सांसद बाइक पर तिरंगा लेकर निकलेंगे। 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। दिल्ली में मंकी पॉक्स का तीसरा मरीज मिलने को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर दिया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है दिल्ली के अस्पतालों में बने अलग वार्ड। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है स्वदेशी तकनीक से विकसित भारतीय रेल की सेमी हाई स्पीड वाली वंदे भारत ट्रेन 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंचने में विदेशी बुलेट ट्रेन से तेज। पत्र लिखता है देश भर में 40 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी। नवभारत टाइम्स की खबर है सर्वेक्षण के अनुसार महिलाएं ऐसी कंपनियों में काम करने की इच्छुक हैं जो वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल में काम की सुविधा दे रही हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है चौथा भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स अल नजहा चतुर्थ राजस्थान के सूरतगढ़ में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था कई देशों के साथ साथ विकसित देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के बीच वार्ता के बाद 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। संस्कृति मंत्रालय लाल किले से संसद तक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले की जांच के अंतर्गत दिल्ली में कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे संबद्ध कई स्थानों पर तलाशी ली। चीन की चेतावनी के बावजूद अमरीकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर। ताइवान के जीवंत लोकतंत्र को अमेरिका के समर्थन का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अत्यधिक वर्षा की आशंका व्यक्त की। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिलाओं ने लॉन बॉल्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के विजेताओं को बधाई दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।